हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और जिसके ऑथर ही नहीं बल्कि सेंट्रल कैरेक्टर भी है नेल्सन रोलीलाला मंडेला। जी हाँ फ्रेंड्स, वही नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट नॉन वाइट यानी कि ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे। तो आइए लेसन शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं नेल्सन मंडेला और उनकी कंट्री साउथ अफ्रीका के बारे में। जिस प्रकार से हमारे देश में कास्ट सिस्टम है ना, जिसमें ऊंचा नीचा छुआछूत का सिस्टम चलता है, वैसा ही सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, जिसे कहा जाता था अपार्थाइड। अब ये अपार्थाइड क्या है? द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन, और यू कैन से सेपरेशन यूज्ड बाय साउथ अफ्रीका। मतलब ये था कि स्किन कलर को बेस बनाकर जो भेदभाव होता था उसी को कहा गया अपार्थाइड। और डिस्क्रिमिनेशन भी हर जगह होता था, चाहे वो रिलीजियस प्लेस हो या कोई कॉमन पब्लिक प्लेस हो। बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था ब्लैक पीपल के साथ। उनको एकदम स्लेव्स यानी कि गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, और अगर विरोध किया तो मारना पीटना ये सब भी चलता था। सेम टू सेम वैसे ही आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारे देश में ब्रिटिश रूल के दौरान होता था कि ब्रिटिशर्स को जो कुछ करना है वो करेंगे, और अगर आप विरोध करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। अब बात करते हैं नेल्सन रोलीलाला मंडेला की, जिनका जन्म 1918 में हुआ था। उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी जोहानिसबर्ग में। इन्होंने ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने का रीज़न भी था ओनली अपार्थाइड को अबॉलिश करना। इसलिए इनको एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि नियरली इन्होंने 27 ईयर्स जेल में भी स्पेंड किए हैं। और जेल से बाहर आने के बाद 1994 में जो जनरल इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में, उसमें इनकी पार्टी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज़बरदस्त बहुमत मिला। जी हाँ, दे गॉट अ वेरी ह्यूज मेजॉरिटी। यस, his party got 252 out of 400 seats. Guys, it was the first democratic election in South Africa. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, और इस इलेक्शन के बाद मंडेला जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी कि जिसको हम कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह, वो हुआ, और वहीं से इस लेसन की बिगिनिंग होती, जहाँ पर मंडेला जी की स्पीच और उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बताया है। और ये लेसन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं ये पार्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और गाइज वन मोर थिंग टू टेल यू दैट ओथ टेकिंग सेरेमनी, जिसको हमारे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह बोलते हैं, उसको वहाँ पर बोला गया है इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो जी हाँ, एक तरह से ये नए देश का उद्घाटन ही तो था। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। ये दिन था 10 मई 1994। काफ़ी चमकीला और एकदम साफ सुथरा दिन था। और मंडेला जी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे घिरा हुआ था, बिकॉज वो सभी इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए साउथ अफ्रीका आए हुए थे। और वो ये भी बताते कि ये अफ्रीका की धरती पर अब तक की सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ थी। इससे पहले वहाँ पर जो अपार्थाइड सिस्टम चलता था उसकी वजह से वर्ल्ड लीडर्स को अफ्रीका में आना अच्छा नहीं लगता था। बट नाउ देयर वॉज द रूल ऑफ इक्वेलिटी। अब समानता का शासन था, तो वहाँ पर सभी देश के जो मुखिया थे उन्होंने आने का डिसाइड किया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सेरेमनी थी वो कहाँ पर होनी है। इट वॉज टू बी हैपन इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया एक एम्पी थिएटर था जो सैंडस्टोन का था, बहुत ही सुंदर था। उसमें ये सेरेमनी होनी थी, जो कि कई दशकों तक, कई डिकेड्स तक वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी। लेकिन अब यहाँ पर एक रेनबो गैदरिंग होनी थी, मतलब कि अलग अलग रंगों के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और ये साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट होने वाली थी। वो कहते हैं कि उस लवली ऑटम डे को मेरे साथ मेरी बेटी थी जिसका नाम था जिनानी। पोडियम पर सबसे पहले शपथ लेने के लिए आए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जिनका नाम है मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट आए जिनका नाम है थाबो म्बेकी। और उसके बाद शपथ लेने के लिए आते हैं नेल्सन रोलीलाला मंडेला। और वो कहते हैं कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता हूं कि मैं अपने आप को इस रिपब्लिक, इसके लोगों के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित करूंगा। तो गाइज इसके बाद मैं आपको उनका जो शॉर्ट स्पीच है उसके बारे में बताना चाहूंगा, और मैं इसको पूरा रीड करूंगा। टुडे ऑल ऑफ अस डू व्हाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession
with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. मतलब वो कहते हैं कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित होकर इस न्यू बॉर्न फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और जो ह्यूमन डिजास्टर जो बहुत दिनों तक चल गया, उसके बाद हमें एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन करना जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड हो। वो ये भी कहते हैं कि आज हम थैंक्स बोलते हैं उन सम्मानीय विश्वव्यापी यानी कि वर्ल्ड लीडर्स का जो यहाँ आए और इस देश के लोगों से मिलकर न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव के आत्मसम्मान के लिए जनमानस की विजय का आनंद लेने आए हैं। आफ्टर दैट ही सेज, वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, वी प्लेज्ड ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. वो ये भी कहते हैं कि आज हमें हमारी पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम मिल चुकी है, और हम आज कसम खाते हैं कि अपने लोगों को पॉवर्टी यानी कि गरीबी से, डेप्रिवेशन मतलब अभाव से, सफरिंग मतलब किसी भी प्रकार के कष्ट से, और जेंडर मतलब जेंडर के बेस पर या किसी अदर बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे लिबरेट करने की हम कसम खाते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इस ब्यूटीफुल लैंड पर फिर से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करेगा। और इसके साथ ही जो आज जो सनराइज हुआ है ह्यूमन अचीवमेंट का, वो कभी भी सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब यहाँ पर अब फ्रीडम का ही शासन होगा और ईश्वर अफ्रीका को ब्लेस करे। तो ये थी उनकी स्पीच। आफ्टर दैट ही सेज अबाउट द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी रिपब्लिक डे पर हमारी जो आर्मी होती है, हमारे जो एयरफोर्स होता है, वो अपनी पावर दिखाता है। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर डिफरेंट जो हेलीकॉप्टर्स थे, जेट्स थे, वो अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे। और जो मिलिट्री फोर्स थे वो यहाँ पर केवल डिस्प्ले करने के लिए नहीं थे, बल्कि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था इस चीज़ का कि हम लॉयल हैं इस डेमोक्रेसी के लिए और इस नई गवर्नमेंट के लिए जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट करी गई है। कुछ ही मोमेंट पहले जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया था और अपनी लॉयल्टी की कसम खाई थी, अपनी वफादारी की कसमें खाई थी। तो यहाँ पर मंडेला जी साथ में ये भी कहते हैं कि मैं आज तक इस बात को नहीं भूला हूँ कि कुछ ही दिन पहले, मतलब कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जब ये ऑफिसर्स मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। और इसके बाद जो वहाँ पर इम्पाला जेट्स थे वो एक वी शेप में निकलते हैं और अपने साथ जो कलर्ड स्मोक थे उनको छोड़ते, जिसमें कि डिफरेंट कलर्स थे। और वो कलर कौन से थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। जी हाँ, ये सारे कलर्स न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग से लिए गए थे। उस मौके पर 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। जो वाइट पीपल थे उन्होंने गाया था कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, जो कि उनका नेशनल एंथम था, और ब्लैक्स ने गाया था डाई स्टैम। ये उनका मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था। हालांकि उन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के नेशनल एंथम अभी तक याद नहीं थे, लेकिन मंडेला जी उम्मीद करते कि धीरे धीरे करके दोनों को एक दूसरे के नेशनल एंथम भी याद हो जाएंगे। इसके बाद मंडेला जी थोड़ा सा हिस्ट्री में खो जाते हैं। वो ये बताते हैं इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब इस 20वीं सदी के पहले डिकेड में, जब बहुत ही खतरनाक एंग्लो बोअर वॉर हुआ था और मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तभी इन वाइट स्किन पीपल ने साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम इरेक्ट किया जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया गया। और अपने ही लोगों का, अगर कोई डार्क स्किन्ड है तो उसके साथ वाइट स्किन पीपल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, ये अब तक का मतलब हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने अब तक जितने भी सिस्टम देखे थे उसमें सबसे ज़्यादा हार्श और सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन यानी कि मानवता के खिलाफ था। और फिर वो प्रेजेंट में आ जाते हैं कि दिस इज़ द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन। मतलब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि मेरे जीवन का ये 8वां दशक है और इस सेंचुरी का ये आखिरी दशक है जहाँ पर इस सिस्टम को हमेशा के लिए पलट दिया गया है और उसके स्थान पर एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जो लोगों को उनके स्किन कलर के भेदभाव के बिना ही स्वतंत्रता व अधिकारों को मान्यता देता है। मंडेला जी कहते हैं कि ये जो दिन हमको प्राप्त हुआ है, ये उन हजारों लोगों के सेक्रीफाइस के बाद प्राप्त हुआ है, जिनके करेज को ना तो हम काउंट कर सकते हैं, ना रीपे कर सकते हैं। मतलब ना तो हम उनका कर्ज चुका सकते हैं, ना ही उसकी गिनती कर सकते हैं। मैं आज उन सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स का बहुत ही ऋणी हूँ
जो मुझसे पहले जा चुके हैं। बलिदानियों की लंबी और आदर्श पंक्ति जो समाप्त हो गई थी वो मेरे साथ एक बार फिर से शुरू हो गई है। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं उनके सेक्रीफाइसेस के लिए उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सेक्रीफाइस करके चले गए और आज वो ये देखने में भी असमर्थ हैं कि उनके बलिदानों ने, उनके सेक्रीफाइसेस ने रियल में क्या अचीव किया है। अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने मेरे देश पर, मेरे देश के लोगों पर एक डीप और लास्टिंग वुंड क्रिएट किया था। मतलब ये जो घाव था ये बहुत गहरा था। मतलब हो सकता है कुछ जनरेशन ना सही, लेकिन फिर भी हमको इस डीप वुंड से उबरने में बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे। जो कई डिकेड्स की जो क्रुएलिटी थी, ब्रुटैलिटी थी और ऑपरेशन था, वो डेफिनेटली जल्दी भूलने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते कि उस क्रुएलिटी, उस ब्रुटैलिटी की वजह से ही मेरे देश में कुछ ऐसे लोगों का जन्म हुआ जो कि नॉर्मल टाइम में नहीं होता है। अब वो यहाँ पर कुछ पुराने देशभक्तों के नाम लेंगे। सारे देशभक्तों के नाम के पहले उन्होंने दा लगाया है और एस भी लगाया है। मतलब कि किसी भी प्रॉपर नाउन में हम एस नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा द अमिताभ बच्चन, अब अमिताभ बच्चन तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग जितने भी हैं उनके लिए मैंने कह दिया द अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पर गाइस देखते हैं आप, उन पीपल के नाम बताने वाला हूँ आपको मैं। द ओलिवर टैम्बो, द वॉल्टर सिसुलू, द चीफ लिथुली, द यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबकबीज। प्रोनाउंसिएशन शायद इनके कुछ अलग हो सकते हैं, तो आप उनको माइंड मत करिएगा। ये जो लोग थे उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, उनकी विजडम, उनकी जनरॉसिटी थी जो कि दोबारा इस दुनिया में नहीं आने वाली है। निश्चित रूप से वो कहते हैं कि ये जो पीपल हैं ये मेरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। वो साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा देश मिनरल्स से और जेम्स से भरा पड़ा है जो कि मिट्टी के नीचे कहीं से भी निकल पड़ते हैं। लेकिन मैं हमेशा से इस बात में विश्वास करता हूँ कि मेरे जो लोग हैं वो शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा सच्चे व शुद्ध हैं। मेरे संघर्ष के दौरान मैंने करेज की जो रियल मीनिंग होती इन्हीं लोगों से सीखी है। बार बार मैंने इन मैन और वुमेन को देखा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक आइडिया के लिए खतरे में डाला है। मैंने यहीं पर सीखा कि जो करेज है दैट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मतलब कि अगर आप डरते नहीं हैं तो वो साहस नहीं है, बल्कि आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं, उसको साहस कहा गया है। मतलब ये कहा गया द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हू कॉन्कर्स दैट फियर। मतलब कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो अपने डर को जीत जाता है। वो कहा गया ना कि डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यहाँ पर मंडेला जी बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत नहीं सीखता है। मतलब आप बताइए, कोई छोटा बच्चा है, क्या वो किसी काले व्यक्ति के पास जाने से मना करता है? नहीं करता ना। वो उसकी स्किन के कलर को देखे बिना, उसके बैकग्राउंड को देखे बिना, उसके रिलीजन को देखे बिना उसके पास बड़े प्यार से चला जाता है, उसके साथ खेलने लगता है। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर उनको नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। बिकॉज जो लव है वो नेचुरल एलिमेंट है हमारे हर्ट का, और हेट क्या है? एक क्रिएटेड एलिमेंट है। और यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल देते कि जब हम लोग जेल में थे, जहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने एक गार्ड के आंखों में ह्यूमैनिटी देखी थी। और उसी ह्यूमैनिटी को देखकर मुझे एक सेकंड के लिए ये लगा था कि आज भी अच्छे लोगों की कमी इस दुनिया में नहीं है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। वो कहते हैं कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। तो इन ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं। पहला कर्तव्य जो होता है वो उसकी फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट्स के प्रति, उसकी वाइफ के प्रति और उसके चिल्ड्रन के प्रति होता है। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन यानी दूसरी उसकी जो ड्यूटी होती है वो होती है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। और एक इंसानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने ऑब्लिगेशंस को अपने एबिलिटीज यानी अपनी जो योग्यता होती है और अपना जो झुकाव होता है उसके हिसाब से फुलफिल भी करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, स्पेशली मेरे जैसे इंसान के लिए जिसका कलर ब्लैक है, उसके लिए दोनों को ही फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा नियरली इम्पॉसिबल था। क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचता था तो उसको पनिश किया जाता था और उसको आइसोलेट यानी कि एकांत में रख दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में अगर कोई अपने समाज के प्रति कोई अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहता है तो उसको उसकी फैमिली के प्रति, उसके घर के प्रति जो
ड्यूटीज़ होती है उससे कट ऑफ कर दिया जाता है और उसको एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस की लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाता है। वो ये भी कहते हैं कि शुरुआत में मैं अपनी फैमिली को, अपने लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन जब मैंने लोगों की सेवा करना शुरू की तो मुझे अपनी फैमिली के प्रति अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने से रोका गया। मेरी जो ड्यूटीज एज अ सन थी, एज अ ब्रदर थी, एज अ फादर थी, एज अ हस्बैंड थी, उन पर रोक लगाई गई। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं जन्म से ही स्वतंत्रता के लिए भूखा नहीं था, बिकॉज आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मतलब कि अपने माँ की झोपड़ी के आसपास जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए भी फ्री था, अपने पास की नदी में तैरने के लिए फ्री था, खुले आसमान के नीचे भोजन पकाने के लिए फ्री था, और वहाँ पर जो धीरे धीरे चलते हुए बैल होते थे उनकी चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं फ्री था। और जब तक मैं अपने फादर को ओबे करता रहा, अपने जो ट्राइब के कस्टम्स थे उनको फॉलो करता रहा, तब तक मुझे इंसान के बनाए हुए किसी भी कानून से कोई परेशानी नहीं थी। वो तो तब शुरू हुआ जब मैंने ये समझा कि मेरी जो फ्रीडम है दैट इज सिंपली एन इल्यूजन, वो सिर्फ भ्रम था। वास्तविक फ्रीडम मेरी मुझसे छीन ली गई थी और तब मुझे फ्रीडम की भूख पैदा हुई। सबसे पहले मैं एक स्टूडेंट के रूप में अपनी आज़ादी चाहता था कि रात के समय मैं घर से बाहर रह सकूं, जहां जाना चाहता हूं वहां पर जा सकूं, जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो मैं पढ़ सकूं। और जब मैं एक यंग मैन बन गया जोहान्सबर्ग में, तो मैं कौन सी फ्रीडम चाहता था? मैं चाहता था कि मैं अपने पोटेंशियल का यूज़ कर सकूं, अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकूं, शादी कर सकूं, एक फैमिली बना सकूं और किसी भी प्रकार से मुझे आज़ादी से जीने से रोका ना जाए। बस इतनी सी फ्रीडम मुझे चाहिए थी। लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा कि सिर्फ अकेला मैं नहीं था जिसकी फ्रीडम को कर्टेल किया गया था, बल्कि मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की जो आज़ादी थी उसको भी कट ऑफ किया गया था। और स्पेशली उन सारे लोगों की फ्रीडम को कट ऑफ किया गया था जो मेरे जैसे दिखते थे, जो एक्चुअल में ब्लैक स्किन थे। और इसीलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और यहीं से जो मेरी खुद की फ्रीडम की जो भूख थी वो थोड़ी सी कम हो गई, और जो मेरे लोगों की फ्रीडम की भूख थी दैट बिकेम ग्रेटर एंड ग्रेटर। अब मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मेरे जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। और यहीं से मेरी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। और यहाँ से मैं एक डरपोक यंग मैन की वजह एक बोल्ड पर्सन में, यानी एक साहसी व्यक्ति में बदल गया। उसके पहले मैं एक लॉ अबाइडिंग पर्सन था, मतलब कि कानून को मानने वाला पर्सन था, और अब मैं एक क्रिमिनल बन गया था। मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, अपने परिवार को प्यार करने वाला पति था। लेकिन अब मैं किस में चेंज हो गया था? आई हैड बिकम अ मैन विदाउट अ होम, मतलब कि मेरे पास घर भी नहीं था। और इस प्रकार से एक लाइफ लविंग मैन, एक मंक यानी कि सन्यासी की तरह जीने लगा। यहीं पर मैंने ये भी रियलाइज किया कि मेरी जो फ्रीडम थी वो लिमिटेड थी। और निश्चित रूप से अगर मेरे लोग फ्री नहीं है तो फ्रीडम पर मेरा भी हक नहीं बनता है, क्योंकि फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल। फ्रीडम को आप बांट नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से अगर मेरे लोगों को चेन में, अगर मेरे लोगों को जंजीरों में जकड़ा गया है तो निश्चित रूप से वो जंजीरें मुझ पर भी थीं। और आज जबकि मैं इस देश का प्रेसिडेंट बन चुका हूं तो मेरी सोच ये है कि जो आज़ादी है वो सभी को मिलनी चाहिए। मतलब यहाँ पर मंडेला जी ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो वाइट स्किन्ड पीपल हैं वो उस दर्द को, उस पेन को, उस ब्रुटैलिटी को, उस क्रूएलिटी को फील करें जो कभी ब्लैक स्किन पीपल ने फील करी है। वो ये कहते हैं कि जो ऑप्रेसर हैं और ऑप्रेस्ड हैं दोनों का फ्री होना जरूरी है। बिकॉज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो ये कहते साथ में कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है वो घृणा का पात्र हो जाता है। उसका जो प्रेजुडिस है और जो नैरो माइंडेडनेस है वो उसमें कैद होकर रह जाता है और वो खुद भी फ्री फील नहीं करता है, और जिसको वो कैद कर रहा है वो तो डेफिनेटली फ्री फील करता ही नहीं। जिस प्रकार से मर्सी होती है टू वे बेनिफिट देती है, जो दया करता है और जिस पर दया होती है दोनों ही खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मतलब वो ये कहते हैं कि मैं फ्री नहीं हूं अगर मैंने किसी की फ्रीडम को टेक अवे, मतलब कि उससे छीन लिया है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से अगर मेरी फ्रीडम को मुझसे छीन लिया जाए तो मैं फ्री फील नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं किसी और की फ्रीडम को उससे छीन लेता हूं तब भी मैं फ्री फील नहीं करूंगा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। चाहे वो ऑप्रेस्ड हो, मतलब जिसका शोषण किया जा रहा है, एंड द ऑप्रेसर, चाहे वो ऑप्रेसर जो शोषण कर रहा है, दोनों ही अपनी मानवता को खो देते हैं। इसलिए स्वतंत्रता सभी के लिए जरूरी है। फ्रीडम शुड रेन ऑल ओवर द यूनिवर्स। सो गाइज, दिस वाज द लेसन। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेसन को
एक बार फिर से देखें, तभी आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Till then, stay happy, keep smiling, keep learning. Thank you so much for watching.